तो पाकिस्तान का कोई ना कोई आतंकवादी संगठन बहुत जल्दी सामने आ जाता था ये कहने के लिए कि देखिए हमने किया है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसमें हमारे लड़ाके शामिल थे, हमारी स्ट्रेटेजी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में हुए धमाके और उसे लेकर जारी इन्वेस्टिगेशन, इसे लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल। सर, सवाल अब यह है कि 10 नवंबर को जो घटना घटी थी उसके बाद से हमारे सामने अब कई सारी चीजें खुल चुकी हैं। अब तो एनआईए ने ऑफिशियली इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक सुसाइड बॉम्बर था। पहली बार किसी एजेंसी ने यह स्वीकारा कि हां, यह सुसाइड बॉम्बर था। उससे पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने स्वीकारा कि हां, यह आतंकवादी हमला था। आपका अनुभव क्या कहता है जो चीजें अब तक हमारे सामने आ चुकी हैं? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का फरीदाबाद में पकड़ा जाना, इसमें से कई डॉक्टर प्रोफेसर लोग का शामिल होना, अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक सामने आना, एनआईए का कहना कि यह कोई जल्दबाजी में किया गया अटैक नहीं था, प्लानिंग थी, ऑफिशियली ये कंफर्मेशन हो जाना कि ये सुसाइड बॉम्बर था। ये सारी चीजें मिला करके आपका अनुभव क्या कहता है? किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया और राजधानी तक देश की कैसे ये लोग पहुंचने में कामयाब हो गए? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये टेरर इंसिडेंट है जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा, और इसमें भी कोई शक नहीं जो एनआईए ने कहा कि ये सुसाइड बॉम्बर अटैक था। ये इसमें आई थिंक मैं पहले दिन से जैसे ही वो देखा था उसी से हमें अंदाजा हो जाता है ये क्या है। आप सभी ने भी वही आई थिंक इरादा बनाया होगा, कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा। यहाँ जहाँ तक ये सारी साजिश का सवाल है, देखिए मुझे तो लगता है कि ये बहुत बहुत गहरी प्लानिंग के साथ किया गया। कोई ये नहीं है कि लास्ट मिनट ऐसा कर दिया गया। ये बहुत प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़ी साजिश थी जो भारत को दहलाने की थी। और इसमें जो पाकिस्तान को शय मिल रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, जिस तरह से वो आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं, और उससे नेचुरली इस तरह का जो कट्टरपंथी मानसिकता का आर्मी जनरल जो सारा कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, उसको एनकरेजमेंट मिलती है। और उसको पता है कि चाइना भी हमारे पीछे है। तो मुझे लगता है उसकी सोच ये थी कि अब समय आ गया है, मैं भारत को ये जो भी मैं सबक सिखाना चाहता हूँ वो सिखाने की कोशिश की। ये बड़ी गहरी चाल थी जिसमें इस तरह से डॉक्टरों को किस तरह से रोप इन करके रेडिकलाइज करके लिया गया। और इसमें इंटर स्टेट रैमिफिकेशन ही नहीं है, इंटरनेशनल रैमिफिकेशन है। किस तरह से लिंक आपने देखा टर्की का, पाकिस्तान का हैंडलर का और अफगानिस्तान का निकल रहा है, और इसमें बांग्लादेश का एंगल भी आ रहा है, और इसमें इन नॉर्थ इंडिया की कितनी स्टेट आप ऑलरेडी जानते हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली, पंजाब, और किस तरह नॉर्दर्न इंडिया की और कितनी स्टेट्स में इसकी इस तरह के मॉड्यूल के लिंक्स मिले हैं। किस तरह से डॉक्टरों का, सिर्फ कश्मीर के डॉक्टर नहीं, अब तो अमीर का पकड़ा जाना तो को कॉन्स्पिरेटर माना जाएगा, और किस तरह से उसने, आपने देखा उसकी अरेस्ट फॉर्मल करके किस तरह उसके नाम पर गाड़ी खरीदी गई। ये डेफिनेटली साजिश का मैं समझता हूँ एक बहुत अहम कड़ी है, और ये उसका एक अहम हिस्सा था जिसने उमर को ये गाड़ी अपने नाम पर खरीद के दी। तो ये सारा साजिश जो है, इसका किस तरह से लिंक निकले हैं। डॉक्टर मुजफ्फर जो अफगानिस्तान में चला जाता है, और उसके भाई का लिंक मिलता है, किस तरह से ये सारे मुझे लगता है पाकिस्तान ने जिस तरह से ये साजिश रची थी, क्योंकि पाकिस्तान को मैं जो आईएसआई है उसको बड़ी बहुत सालों से डील कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो उनको एक ऑब्सेशन है गुजरात राइट से और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, और इसको वो बार बार यूज करते हैं लड़कों को रेडिकलाइज करने के लिए। ये दिखाते हैं कि आपके साथ किस तरह से भारत में जाती होती है। और इस तरह के कोई अगर नॉर्मल क्राइम का इंसिडेंट भी हो, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं
इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर किसी मुस्लिम यूथ की इन्वॉल्वमेंट हो जहां उसको लिंच किया गया हो या उसके खिलाफ कोई क्राइम हुआ हो, तो उसको वो बार बार बम्बार्ड करके दिखाते हैं मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई ऐसे ही चीजें ढूंढती रहती है। और मैंने बहुत सारे सैकड़ों टेररिस्टों को इंटरोगेट किया है। और इस साजिश को जिस तरह से रचा था, 6 दिसंबर को 32 या कितनी गाड़ियां खरीद के जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में, दिल्ली, अयोध्या और बाकी जगहों पे ये आईडी ब्लास्ट करने थे। और इसमें खासियत ये है, दो चीजें हैं। एक तो डॉक्टरों को इन्वॉल्व किया गया जो नॉर्मल मदरसा शाब लोग नहीं है। दूसरा, जिन पर शक नहीं जाता है, एक इज्जतदार ग्रुप माना जाता है अपने सोसाइटी में, तो उन पर जनरली शक नहीं जाता है। और किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल है वो भी बहुत अहम है। और बिना नैक एक्रेडिशन के, बिना यूजीसी के अप्रूवल के, बिना ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की अप्रूवल से इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। और किस आदमी के नाम पर है ये देखिए, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मुझे अगर चपरासी की नौकरी लेनी है तो मेरी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और आप एक आदमी को यूनिवर्सिटी का वो दे रहे हैं और उसकी कोई वेरिफिकेशन हुई। और इसमें अहम मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान ने एनोनिमिटी के लिए, बिकॉज उसको पता है कि भारत ने अनाउंस किया है कि आप एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान को अगर पता कनेक्शन मिल गया ये भारत को, तो भारत ठोकेगा। तो इसलिए उनको एनोनिमिटी के लिए उन्होंने भारत के लोगों को रेडिकलाइज किया। ये नहीं कि जिस तरह मुंबई में लेकिन लेकिन एसपी भाई पाकिस्तानी साहब, ट्रेन इसमें टेररिस्टों को इसमें एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, भारत में जब भी कोई आतंकी हमला होता है या होता था, तो पाकिस्तान का कोई ना कोई आतंकवादी संगठन बहुत जल्दी जल्दी सामने आ जाता था, ये कहने के लिए कि देखिए हमने किया है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसमें हमारे लड़ाके शामिल थे, हमारी स्ट्रेटेजी थी। पहलगाम में भी टीआरएफ ने अपना नाम ले लिया था, फिर बाद में टीआरएफ डर कर पीछे हट गया और उसने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन दिल्ली में हुए धमाके को लेकर किसी आतंकवादी संगठन ने ना तो पाकिस्तान में बैठे और ना ही भारत में बैठे, किसी ने इस जिम्मेदारी को नहीं लिया, ना ही भारत सरकार के किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में किसी आतंकवादी संगठन या पाकिस्तान का नाम आता है। विशाल, ऐसा है कि वही डर अभी इसमें भी है, इसीलिए किसी भी तंजीम ने इसको ओन नहीं किया। ये हालांकि जैश ए मोहम्मद के फुटप्रिंट्स आपको दिखते हैं, क्लियरली बिल्कुल दिखते हैं। बिल्कुल। आफ्टर ऑल पूरी जो इन्वेस्टिगेशन जो पोस्टर से चली वो कहाँ से, वो जैश ए मोहम्मद का ही था, और ये सब लोग जैश ए मोहम्मद के ही से लिंक्ड थे। लेकिन जैश ए मोहम्मद ने भी क्लेम नहीं किया, क्योंकि आसिम मुनीर नहीं चाहता है। आसिम मुनीर को पता है कि अगर आपने जैश ए मोहम्मद का ने इसको ओन किया तो जैश ए मोहम्मद कौन है, इसके पाकिस्तान की क्रिएशन, पाकिस्तान आईएसआई की क्रिएशन, विच मीन्स पाकिस्तान आईएसआई, विच मीन्स पाकिस्तान आर्मी, सो यू विल हिट देम बैक। तो वो नहीं चाहता है इस तरह का कि उनका किसी तरह से लिंक पाकिस्तान तक पहुंचे, लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि भारत की एजेंसी लगी हुई हैं और इसमें लिंक मिल नहीं सर, जाएंगे। पाकिस्तान तो इसमें नहीं बचेगा, ऑलरेडी ये बहुत ये सारा बात तो हम मटेरियल आ जानते रहा हैं। लेकिन मेरा प्रश्न अब ये है कि क्या खतरा अब भी पूरे तरीके से टला है या टला नहीं है, क्योंकि स्लीपर सेल की जितनी संख्या है इनके पास, 3000 किलो ये विस्फोटक इकट्ठा कर लेते हैं, कई सारी गाड़ियों का इंतजाम कर लेते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ये लोग जो है इनको ब्रेन वॉश कर लेते हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं वो देश के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच रहे होंगे, या ऑलरेडी इस तरह की कोई और प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे। आपने देखा विस्फोटक के तौर पर भी एक ऐसी चीज इस्तेमाल की गई जो खाद उर्वरक के तौर पर यूज होती है, अमोनियम नाइट्रेट, बहुत ज्यादा शक नहीं होता, धीरे धीरे करके जमा करते रहते हैं। बिल्कुल विशाल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और मुझे यही आशंका है कि इस तरह के और कितने टेरर मॉड्यूल हैं कंट्री में, ये हम नहीं जानते। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ये इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारे एरियाज हैं जहां आप जानते हैं पुलिस की इतनी खुली रीच नहीं होती है, और वो मिनी एरियाज बने हुए हैं, सेक्लूडेड एरियाज बने हैं जहां नॉर्मली ये बीट कांस्टेबल नहीं जाता है। तो बहुत सारे शहरों को मैं आप नाम अगर आप चाहते हैं मैं ले सकता हूं। बहुत सारे यूपी में आपके ऐसे सिटी हैं, बहुत सारे बंगाल में, केरला में,
और इवन डाउन साउथ। तो इस यही बहुत खतरा है कि हमें इस तरह के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले गुजरात में टेरर मॉड्यूल आईसिस से लिंक मिला, आपने देखा पूना से निकला, इस तरह के डाउन साउथ कितने टेरर मॉड्यूल हैं। तो हमें ये मैं समझता हूं इन से बहुत सतर्क रहना है, और ये इनके ऊपर एक क्या पैनी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान आईएसआई के बिहाफ पे काम करते हैं, और किस तरह से इनका प्लान है भारत को दहलाने का, ये सब हमें। और हाँ, मैं बार बार एक पॉइंट कहता हूं कि आप देखिए, यहाँ तो मदरसा पढ़े लिखे लड़कों को तो इस्तेमाल नहीं किया गया, एक एजुकेटेड सेक्शन, हाईली एजुकेटेड डॉक्टरों का मॉड्यूल ये बनाया गया। तो लेकिन आपके देश में ये हर साल लाखों बच्चे मदरसों से निकलते हैं, जहां क्या पढ़ाया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी देश की संस्कृति के खिलाफ, आपके देश के खिलाफ इसको तोड़ने के बारे में बताया जाता है। तो किस तरह से वो मुझे, मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहता हूं उसमें क्या क्या पढ़ाई जाती है, उसको मेन स्ट्रीमिंग नहीं किया गया। तो आप चर्न आउट कर रहे हो लाखों करोड़ों बच्चे हर साल, जिसको भारत को ही हेट करने की शिक्षा दी जाती है। तो क्या हम इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं और सर, ऑनलाइन, हम तो ये तो ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज हो पर गया, भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन किस? हम तो ये देख रहे हैं, अल फला नाम की यूनिवर्सिटी आ जाती है, 7 डॉक्टर समेत 13 लोग एक यूनिवर्सिटी से हिरासत में ले लिए जाते हैं। पता चलता है कि उसको मिडिल ईस्ट से कहीं से फंडिंग हो रही थी, फिर उसकी मान्यता सदस्यता रद्द हो जाती है। ये एक्शन लेने में हम इतने लेट क्यों हो गए? हमें क्यों नहीं पता चला कि अल फला नाम की एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसे विदेशों से फंडिंग है, वहां पर इस तरीके के लोग शामिल हो सकते हैं? एसपी वैद साहब से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जो बात सामने आ रही है दिल्ली पुलिस को लेकर, जो दिल्ली में धमाका हुआ उसे लेकर एनआईए ने माना है। ठीक है, एक बार फिर से एसपी वैद साहब कनेक्ट हो गए हमारे साथ। सर, मेरा सवाल अल फला को लेकर था। अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर जो बातें अब सामने आई हैं, ऐसा थोड़ी है कि अब सामने आई हैं, ये पहले पता लगाया जा सकता था कि इसको मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, इसे सदस्यता यूजीसी से मिली है कि नहीं मिली है। वहां पर जो डॉक्टर काम करते हैं वो 7 डॉक्टर समेत 13 लोग एक ही यूनिवर्सिटी से हिरासत में ले लिए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के भीतर क्या कुछ हो रहा था, ये किसी ना किसी को जानकारी तो रही होगी। बिल्कुल रही होगी। और आपका बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल वाजिब है, और मैं कहता हूं हम लोग सिंसियर नहीं अपने काम करने में। आज यूजीसी एफआईआर लगाती है, पहले यूजीसी क्या कर रही थी, मेरा ये सवाल है। नैक का एक्रेडिटेशन नहीं था कई सालों से, तो नैक ने क्या किया, फिर इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? मेरा ये सवाल है, हमारे ही लोग इनको कितने 87 एकड़ जमीन देती है, हमारी ही सरकार। अब मैं उसको, उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार थी, किस तरह से ऐसे आदमी को, मैं अगर एक 4th क्लास एम्प्लॉय का जॉब अप्लाई करता हूं, मेरी आप पुलिस वेरिफिकेशन करते हो नहीं, आप मुझे जॉब नहीं देते चपड़ासी का भी, अनलेस आई हैव अ क्लियर रिकॉर्ड। आप यहाँ एक ओनर को एक यूनिवर्सिटी का लाइसेंस दे रहे हो, और उसकी कन्विक्शन है, आई एम टोल्ड, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि उसको कन्विक्ट किया गया कोर्ट में, और सजा है 3-3.5 साल की, और किस में, फ्रॉड में। तो आप ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी खोलने का, उसके बाद मेडिकल कोर्सेज बिना अप्रूवल के, इंडियन मेडिकल, ये सारी चीजें मैं समझता हूं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का। इसीलिए भारत की एजुकेशन सिस्टम पर लोग मजाक उड़ाते हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी काम है, और टेरर फैक्ट्री ज्यादा है, और दिल्ली के बिल्कुल पास में हमने खुद ही बारूद बना के रखा है। इसमें मैं समझता हूं सरकार को इन सारे एंगल्स को देखना चाहिए, और जो इसमें जिनकी कनाइवेंस है, चाहे वो पैसे लेके किया या जिस तरह से भी किया, उनको भी इसमें मुलव्वस करना चाहिए। सर, एक और बहुत दुखद घटना होती है, फरीदाबाद से जो विस्फोटक जब्त किया जाता है, जम्मू कश्मीर की पुलिस उसे श्रीनगर लेकर जाती है, वहां पर थाने में धमाका हो जाता है, वहां पर हमारे पुलिस वाले, हमारे फॉरेंसिक टीम वाले, बाकी लोग, उन लोगों की मौत हो जाती है। मतलब आतंकी जो नहीं कर पाए वो खुद हमारी अपनी गलती से हो गया। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, ऐसा है, ये
हालांकि मैंने डीजीपी जो अभी हैं उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट है, इसमें अगर कोई टेररिस्ट इसको क्लेम कर रहा है उसको मत सुनिए। वो देखियो, हमेशा मैंने पहले भी देखा है पिछले 30-35 सालों में, हमारा ऐसा कोई हादसा एक्सीडेंटल होता है तो उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर क्लेम सर करने हमारी की टीम्स कोशिश जो होती है उन्हें विस्फोटक हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जम्मू कश्मीर पुलिस को तो दी खास जाती है, तौर पर। दी जाती है। मैं वही बात कर रहा हूं कि इसको बजाय पुलिस स्टेशन में ले जाने के, वहां पास में ही हमारा जो आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स था, जेवन उसका नाम है, जेवन। हम्म। मैं चूंकि जेएनके काडर का हूं, मुझे मालूम है, आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स है इस पुलिस स्टेशन से कोई 2-3 किलोमीटर के हम्म। डिस्टेंस पे, ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर मैं समझता हूँ अक्लमंदी इसमें होती कि वहां एक बिल्डिंग खाली करवा के, या कोई खाली बिल्डिंग, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उधर अगर रख दिया जाता तो अगर ब्लास्ट भी हो जाता तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। तो ये ध्यान देना चाहिए इसमें। मुझे लगता है जो डीजीपी, प्रेजेंट डीजीपी साहब का स्टेटमेंट है, लगता है एफएसएल से ये टीम जो काम कर रही थी उनसे कहीं चूक हुई है और उससे ये ब्लास्ट हुआ। जी। अब मेरा सवाल जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के एक स्टेटमेंट को लेकर है। उन्होंने कहा है कि जो समस्या कश्मीर की थी वो कश्मीर से निकलकर समस्या अब लाल किले के सामने गूंज रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार की जो फेल नीतियां हैं उसी का असर है कि आज लाल किले के पास ये धमाका होता है। उनमें से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आता है। आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर को सेफ करने चले थे, लेकिन हम राजधानी को भी जो है एक तरीके से असुरक्षित कर दिया हमने, और लिंक लोगों के वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है। मैं उनसे जो महबूबा जी कह रही हैं, मैंने इनफैक्ट उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है। ठीक है, ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हालात में तब्दीली नहीं आई। आप देखिए, वो ग्राउंड रियलिटी है। जो कश्मीर में स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, बहुत ग्राउंड में फर्क आया। हाँ, रेडिकलाइजेशन का चैलेंज कंटिन्यू रहता रहेगा, और वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है। आप इवन बाकी हिस्सों में भारत के आप देखिए, आपने वो जो लेडी डॉक्टर पकड़ी है वो लखनऊ से बिल्कुल। रहने वाली ताल्लुक रखती है। आप देखिए, इस गुजरात में जो रेडिकलाइज हुआ, जो डॉक्टर चाइना से एमबीबीएस करके आया है, जो जहर देना चाहता था प्रसाद में, हम्म। और आइसिन या क्या नाम है उस जहर का, जी। तो राइसिन, तो वो गुजरात में भी तो इसको इस तरह का कह देना कि ये दिल्ली चला गया, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ये जब तक पाकिस्तान में इस तरह का मानसिकता रहेगी रेडिकल टेरर की, तो ये आपको, आपके लिए चुनौती बनी रहेगी। वो आप लेकिन ये बात सच है कि 2014 के बाद जिस तरह से उससे पहले ब्लास्ट हर शहर में होते थे, अटैक होते थे, मुंबई अटैक, दिल्ली में अटैक, हर शहर में अटैक, वो रुक गए थे, और उससे पाकिस्तान परेशान था। और मुझे लगता है उसी को करने के लिए उन्होंने ये भारत में ये सारी साजिश रची। तो एक इसका ये फैक्ट हम्म। महबूबा जी भी जानते। एक आखिरी प्रश्न है मेरा। हम आमतौर पर यह मानकर चलते हैं कि शिक्षा और रोजगार अगर मिल जाए तो लोगों को कट्टरपंथ और आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन इस घटना ने हमारी इस धारणा को भी तोड़ दिया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लोग शामिल थे डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे। यानी शिक्षा भी बहुत अच्छी मिली थी उन्हें, रोजगार भी उनके पास था, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, उसके बावजूद उनका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा अटैक प्लान कर दिया। कैसे आप फिर इस विचारधारा से कट्टरपंथ की लड़ेंगे? अगर शिक्षा और रोजगार भी समस्या का समाधान नहीं है तो फिर क्या समाधान होगा? विशाल, बिल्कुल। देखिए, जनरली ये कहा जाता है कि बेरोजगार और शिक्षा नहीं है तो मदरसा से निकले हुए हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो इसलिए जी कश्मीरी लड़के टेररिज्म में जाते हैं। लेकिन ये वाला इंसिडेंट उसको डिसअप्रूव करता है। ये सारे हाईली एजुकेटेड डॉक्टर थे, नॉट ओनली एमबीबीएस, ये पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने की है। रैशनल माइंड होगा, इंटेलिजेंट लोग होंगे, तभी आप एमबीबीएस की और सब्सिडाइज्ड डिग्री इनको फायदा हुआ। और इनका ड्रीम होता है, जम्मू कश्मीर में तो हर लड़का लड़की डॉक्टर बनना चाहता है। इनकी पास इतनी अच्छी नौकरियां, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं,
और ये 4-4 5-5 लाख की सैलरी ले रहे हैं, तो वो वाला बिल्कुल एप्लीकेशन। लेकिन देखिए ये जो इनको रेडिकलाइजेशन की जाती है वो इस वजह से नहीं कि अनएम्प्लॉयड हैं और ये है। अगर देखा जाए ये पहले भी हुआ है। आप देखिए ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था, अल जवाहिरी क्या था, वो एक डॉक्टर था, इवन आईसिस का जो चीफ था, क्या नाम था उसका, वो भी हाईली एजुकेटेड था, शायद मेरे ख्याल पीएचडी था। इस तरह भारत में अपने देश में कई बार आपने इंजीनियर्स, पीएचडी स्कॉलर्स कश्मीर में हमने पकड़े हैं। यूनिवर्सिटी के जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो एजुकेशन डज नॉट मीन कि आप रेडिकलाइज नहीं होगे, क्योंकि ये इसके लिए वो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मोर एजुकेशन मीन्स यू आर गोइंग टू गेट मोर रेडिकल, बिकॉज आपको वो आपके पास उतने ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई की वजह से रिसोर्सेज भी होते हैं, तो यू बिकम इवन मोर डेंजरस। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द पूरी होगी और जो सच है वो सामने आएगा, इंसाफ जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।